आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग कवियों के जीवन परिचय से संबंधित तथा उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित अध्ययन श्रृंखला में आज अध्ययन करने वाले हैं एक ऐसे कवि को जो द्विवेदी काल में राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर रहे हैं हम लोग। आज चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा नाम जो किसी प्रतिभा का मोहताज नहीं, किसी पहचान का मोहताज नहीं, और जिसको पूरा देश राष्ट्र कवि के नाम से जानता है। तो ऐसे कवि द्विवेदी काल के, जिन्होंने के काव्य लिखे, नाटकों का अनुवाद किया और प्रबंध काव्यों की रचना की और अमूल्य कृति देश के लिए छोड़ गए। तो ऐसे रचनाकार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें। उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या को हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग भूल जाते हैं नोट्स बनाने के चक्कर में लाइक करना। तो साथियों, फटाफट लाइक बटन को प्रेस करिए और हम आज की पाठचर्या को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी के में जन्म लेने वाले हैं और जिनका जन्म समय हम लोग देख लेते हैं तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में गुप्त जी का जन्म हुआ था और इनका स्वर्गवास जो है वह हुआ था 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। इनके पिता का नाम सेठ रामशरण दास था। सेठ रामशरण दास था और इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह काव्य गुरु के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों, इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, प्रारंभिक रचनाएं इनकी जो हैं, प्रारंभिक रचनाएं, यह रचनाएं वैश्योपरक पत्रिका में छपती थी। वैश्योपरक पत्रिका में छपती थी और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं, प्रमुख काव्य रचनाओं को। तो इनकी जो पहली कविता है, प्रथम कविता इनकी, पहली कविता इनकी हेमंत है। ध्यान दीजिएगा, एक रचना हेमंत नाम से मिलती जुलती श्रीधर पाठक की भी है। श्रीधर पाठक की जो रचना है, श्रीधर पाठक की जो रचना है वह है गुणवंत हेमंत। जबकि यह मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना, काव्य रचना इनकी
कविता हेमंत है, जिसका प्रकाशन 1907 क्षमा करें 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में इनकी पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इनका पहला काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह, इनका पहला काव्य संग्रह जो है वह 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में रंग में भंग प्रकाशित हुआ। रंग में इनका पहला काव्य संग्रह है और इनकी पहली कविता हेमंत है। साथियों, इनके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है कि भारतीय संस्कृति के ये अनन्य प्रस्तुता थे किंतु अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। किंतु अंधा अनुकरण की इनमें जो है प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में। साथियों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर रहे थे हम लोग इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों की। तो इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को हम लोग देख लेते हैं। तो नाटक इनका लिखा गया जो है वह तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग है। तिलोत्तमा एक पौराणिक नाटक है। 1915 ईस्वी इसका रचना काल है और चंद्रहास 1916 ईस्वी का है। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हम लोग पाठचर्या में कंटिन्यू रहते हैं। इनके द्वारा जो है कुछ अनुदित रचनाओं को देख लेते हैं। अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाएं, इनके द्वारा जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, गृहस्थ गीता, वृत्त संहार, शकुंतला,
यह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। आदि प्रमुख इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथों में जयदत्त व्रत, काव्य ग्रंथों में जयद्रथ वध और 1910 ईस्वी की का यह काव्य ग्रंथ है। इसके बाद भारत भारती, भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में। भारत भारती, जयदत्त वध और पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया जैसी रचनाएं इनकी ज्यादातर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगली रचना पंचवटी, पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है। झंकार 1929 ईस्वी की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है। द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। चार ही रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की। मैथिली शरण गुप्त जी ने रंग में भंग से लेकर के और विष्णुप्रिया 1957 के बीच तक लगभग 19 खंड काव्यों की रचना की है। और बढ़ते हैं आगे हम लोग पाठचर्या में और देख लेते हैं इनके संदर्भ में कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्य। तो पहला तथ्य हम लोग देखते हैं, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इसके अलावा अगला तथ्य देखते हैं इनके संदर्भ में, गुप्त जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को। इसके बाद भारत भारती रचना लिखने पर भारत भारती
भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी? गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहने वाले महात्मा गांधी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो गुप्त जी ने स्वयं को एक कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और गुप्त जी को जो है मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इनका प्रिय छंद, अब तो इससे स्पष्ट ही हो गया है कि इनका जो प्रिय छंद है, प्रिय छंद हरिगीतिका है। इनका प्रिय छंद हरिगीतिका है। और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। गुप्त जी के संदर्भ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है। क्या कहा है? युग कवि का। युग कवि की संज्ञा दी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों की अगर बात की जाए तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह स्वास्थ्य और संकेत, स्वास्थ्य और संकेत तथा कविता कलाप, दो रचनाएं, दो काव्य संग्रह इनके प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें स्वास्थ्य और संकेत 1883 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है और यह फुटकर कविताओं का संग्रह कहलाता है, जबकि कविता और कलाप 27 कविताओं का काव्य संग्रह है जिसका रचना काल 1909 ईस्वी। साथियों, बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और इनके संदर्भ में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त जी के संदर्भ में और महत्वपूर्ण तथ्यों में जो है आपका देख लेते हैं। व्यास अस्तवन कविता, व्यास अस्तवन कविता गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर महावीर
प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर लिखी थी। इसके बाद इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। अक्सर पूछा जाता है साकेत जो काव्य है इनका, साकेत काव्य जो है, इसमें साकेत शब्द का अर्थ क्या है? साकेत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अयोध्या। क्या होता है? अयोध्या। साकेत शब्द जो है यह पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है साकेत। और साकेत शब्द जो है अयोध्या में राजभवन में होने वाले लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद से इस काव्य ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और साकेत काव्य को इनके द्वारा लिखा गया जो साकेत काव्य है, इस काव्य को नगेंद्र ने डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्य को जनवादी काव्य कहा है। जनवादी काव्य साकेत को कहा है, जनवादी काव्य की संज्ञा साकेत को दी है। और इस साकेत कृति के लिए ही, साकेत के लिए ही इनको 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर, मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नाम से काव्य ग्रंथ लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया जो यशोधरा काव्य है, यशोधरा काव्य है, यह एक चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी को मधुप उपनाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कवि माइकल मधुसूदन की लगभग 10 रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। मधुप उपनाम से किया। मैथिली शरण गुप्त जी को एक और तथ्य इनके संदर्भ में आगे देखते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती की मूल प्रेरणा भारत
भारती को लिखने की मूल प्रेरणा भारत भारती को लिखने की मूल प्रेरणा गुप्त जी को गुप्त जी को मुदस्से हाली मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कृत ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से मिली। और इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मेघनाद वध गुप्त जी की अतुकांत रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने मैथिली शरण गुप्त जी ने अज्ञेय को अपना काव्य गुरु माना है। यह तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में। और आइए पाठचर्या में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इनकी रचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में देखने का प्रयास करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को हम लोग 5 खंडों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहली उनकी धर्म संप्रदायों के आराध्य पुरुषों पर आधारित काव्य। धर्म संप्रदाय धर्म संप्रदाय धर्म संप्रदाय के आराध्य पुरुषों से संबंधित काव्य। इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं राम संबंधी काव्य, राम संबंधी काव्य में आप रख सकते हैं साकेत, प्रदक्षिणा, पंचवटी, 1931 ईस्वी साकेत का रचना काल है और प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी की प्रकाशित। इसी तरह से हम लोग दूसरा देख लेते हैं कृष्ण से संबंधित काव्य। कृष्ण संबंधित काव्य में द्वापर 1952 ईस्वी की। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग वैष्णव भक्ति से संबंधित काव्य। वैष्णव भक्ति से संबंधित
वैष्णव भक्त से संबंधित काव्य में इनकी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई रचना विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी रचना। आगे देख लेते हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाओं में इनका यशोधरा, अनघ। यशोधरा एक 1933 ईस्वी का चंपू काव्य है। इसके बाद सिख धर्म से संबंधित रचना देख लेते हैं। सिख धर्म से संबंधित गुरुकुल 1928 ईस्वी। इसके बाद शाक्य मत से संबंधित शक्ति रचना है 1927 ईस्वी। इसके बाद इस्लाम धर्म से संबंधित रचना देख लेते हैं। इस्लाम से संबंधित रचना इनकी काबा और करबला। 1942 ईस्वी की रचना। 1942 ईस्वी। इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रकार महाभारत से संबंधित इनकी रचनाएं। महाभारत से इसमें जयद्रथ वध 1910 ईस्वी का रचना काल है। दूसरी रचना है वक संहार 1927 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है नहुष। देखिए नहुष एक नाटक भी है गोपाल चंद गिरधर दास का। तो यह नहुष इनकी काव्य कृति है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1940 ईस्वी इसका रचना काल है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। शकुंतला इनके द्वारा लिखी गई 1914 ईस्वी की कृति है। जय भारत 1952 ईस्वी की यह रचना है। महाभारत से संबंधित कथानक इसमें मिलते हैं। और सैरंध्री 1927 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना। वन वैभव यह इसके बाद हिडिंबा 1950 ईस्वी की रचना है। तिलोत्मा
1915 ईस्वी की कृति है। और इसके अलावा इनकी काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर लिखी गई रचनाएं। काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर लिखी गई रचनाओं में इनकी भारत भारती 1912 ईस्वी का रचना काल, वैतालिका 1916 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, अजीत 1946 ईस्वी और समकालीन राष्ट्र नेता से आधारित समकालीन राष्ट्रीय नेता पर आधारित रचना है। महात्मा गांधी के संदर्भ में महात्मा गांधी पर आधारित रचना है अंजलि और अर्घ। अंजलि और अर्घ 1950 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। तो यह तो मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। उनके जीवन काल और उनके संदर्भ में विभिन्न विचारों के कथन और उपाधि आदि से संबंधित आज की पाठचर्या थी। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पाठचर्या अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अथवा सुझाव जरूर हमें बताएं और पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज आते रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पाठचर्या में आज की लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।